हेलो एवरीवन, मैं आनंद सिंह एक बार फिर स्पॉटिंग और कॉमन एरर्स की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे एसएससी में, बैंकिंग में, और ये पूरे ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट से बने हुए हैं। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक्चुअली क्या है कि ये सब हमें एग्ज़ाम में सारे रूल नहीं पूछते कि हम नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का सब रूल याद कर लिए तो हमारा काम हो जाएगा। एक्चुअली एग्जामिनर का कुछ फेवरेट होता है, कुछ रूल होते हैं जो बहुत ही फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के, सब रूल नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। उन रूलों को जो है इस कॉमन एरर्स के माध्यम से मैंने कंपाइल किया है। इसलिए मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप लोग एक नोट्स, पेपर पेन लेके एक प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि जो आप ताकि एग्ज़ाम में वो आपको काफ़ी हेल्प दे। ठीक है, तो स्पॉटिंग एरर्स की श्रृंखला को जो लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो लोग समझ रहे हैं। इसमें करना क्या होता है, जैसा कि ये क्वेश्चन जो है 4 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है, कहीं कहीं पार्ट ई है तो पार्ट ई जो है इसका मतलब ये है कि इसमें 5 पार्ट हैं। ठीक है, वो बैंकिंग सेक्शन का है, बैंकिंग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और जो 4 पार्ट में डिवाइड हैं वो एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस में एक्सेट्रा में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, किसी एक पार्ट में एरर है, किसी एक पार्ट में नहीं है। आपको ये आएगा एग्जाम में जो पूछता है, डायरेक्शन दिया रहता है स्पॉट द एरर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पॉटिंग द एरर्स। आपको त्रुटियां छांटनी होती हैं। किसी एक पार्ट में एरर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे यूँ मानिए कि पार्ट ए में अगर एरर है तो आपका आंसर ये ए है, यदि नहीं है तो पार्ट ई है या पार्ट डी है, नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एरर्स को और वहाँ पे सही करना है कि एग्जैक्ट यहाँ पे होगा क्या। ठीक है, तो अब इस सिलसिला को, समय को बर्बाद न करते हुए आइए इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं जैसा कि हम लोग रोज करते हैं। आइए, ये आपके सामने है पहला क्वेश्चन है, यू कैन स्पेयर मी 10 मिनट्स ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम, इजंट इट नो एरर। इसको आप ध्यान से समझिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। आइए डिस्कस करते हैं। इसमें जो एरर है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट डी में है और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है ये बनता है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। एसएससी में एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन टैग से लगभग होते ही हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्वेश्चन टैग नोट्स में लिखिए, क्वेश्चन टैग के नीचे लिखिए एक्सप्लेनेशन के तौर पे यहाँ पे 3 रूल मैं बता रहा हूँ, उसको आप नोट कीजिए। पहला रूल है क्वेश्चन टैग का, सेंटेंस देखिए 2 पार्ट में डिवाइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है और ये पार्ट है आपका क्वेश्चन टैग का। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड है। पहली चीज़ है क्वेश्चन टैग होता क्यों है। क्वेश्चन टैग सेंटेंस में इम्फेसिस मतलब दबाव बनाने के लिए होता है, दबाव डालने के लिए होता है। अभी हम इसको सेंटेंस का मतलब बताएंगे, आपको इसका मीनिंग बताएंगे और बताएंगे कैसे दबाव बनाता है। इतना समझिए कि सेंटेंस पे जोर देने के लिए, दबाव बनाने के लिए, इम्फेसिस करने के लिए जो है आप क्वेश्चन टैग का यूज़ करोगे। तो फिलहाल यहाँ पे बात हुई थी कि यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला रूल जो होता है क्वेश्चन टैग का वो होता है, यदि ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा। ये सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, नंबर 1 रूल। ठीक है, नंबर 2, जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा और जो इस सेंटेंस का जो वर्ब होगी, ठीक है, वर्ब जो होगी वो इसका हेल्पिंग वर्ब जो होगी, हेल्पिंग वर्ब जो इसकी होगी वो क्या होगी, इसकी वर्ब होगी। ठीक है, तो 3 रूल आपके सामने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा इसे ध्यान से देखिए। पहली चीज़ है कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है। पहली चीज़ है सेंटेंस आपका पहला रूल ये पॉजिटिव है। कहा गया है यू कैन स्पेयर मी 10 मिनट्स ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम, तो ये आपका सेंटेंस है पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव को नॉट का यूज़ करना है। फिलहाल तो यहाँ पे नॉट का यूज एकदम बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपकी है कैन। स्पेयर चूंकि आपकी हो गई मेन वर्ब। ठीक है, देना होता है स्पेयर मतलब, तो यहाँ पे ये आपका हो गया मेन वर्ब। ठीक है, तो मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब के रूप में आती है कैन, तो यहाँ पे आपका हो गया ईच के जगह पे हो जाएगा कैन। ठीक है, ईच के जगह पे हो गया कैन आपका। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है यू, तो यहाँ पे आप कर दोगे
यू, मतलब हो गया कांट यू, कैन नॉट यू। क्लियर? यहां हो जाएगा कैन नॉट यू। क्लियर हो गया? उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आइए इसके मतलब को समझते हैं, जो जोड़ देने वाली बात थी। कहा गया है यू कैन स्पेयर मी, आप मुझे दे सकते हो। यू कैन स्पेयर मी, आप मुझे दे सकते हो 10 मिनट ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम, 10 मिनट्स ऑफ योर वैल्यूएबल, अपने मूल्यवान समय का 10 मिनट हमें दे सकते हो। तो यहाँ पे है कांट यू, दे सकते हो ना, मतलब दबाव बनाने के लिए कि दे सकते हो ना। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डेनियल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस दैट हैज एवर लिव्ड, नो एरर। यहां पे इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें। आइए डिस्कस करते हैं। यहां पे जो पार्ट में एरर है वो है पार्ट सी में। ठीक है, पार्ट सी में क्या एरर है? पार्ट सी में ये चैप्टर निकल के आता है प्रोनाउन से, इसका जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है ये आता है प्रोनाउन से आता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन के तौर पे लिखिए। पहली चीज है प्रोनाउन से आता है और रिलेटिव प्रोनाउन से। तो रिलेटिव प्रोनाउन से आपका आता है हु, विच और दैट। ये सेंटेंस को हु, विच, दैट ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन हैं जिनके बाद जो वर्ब का यूज होता है उनके पहले आए हुए एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ है रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट कर रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि दैट का यूज़ हुआ है, और यहाँ पे जजेस जो है वो है प्लूरल। तो ये जब प्लूरल है इसके साथ जो वर्ब होगा वो हैज की जगह पे क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैव। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, इनके बाद जो वर्ब का प्रयोग होता है इनके पहले आए हुए एंटीसीडेंट मीन्स नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इसके वर्ब का यूज होता है। यहाँ तक हो गया क्लियर। ठीक है, और दूसरी चीज़ रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ रिलेट ही नहीं करता है, रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस को रिलेट तो करता ही है, जोड़ता है। जोड़ने का काम तो कंजक्शन भी करता है, लेकिन कंजंक्शन का काम सिर्फ और सिर्फ जोड़ना होता है। बट रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? जोड़ने के साथ साथ क्या करता है? अपने पहले आए हुए एंटीसीडेंट मतलब नाउन के बारे में आगे मैसेज क्या करता है? डिलीवर करता है, इस जजेस के बारे में आगे बताता है। तो इस जजेस के बारे में चूंकि आगे बताया है, इसलिए इसी के बारे में जब बताया गया है इसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। दूसरी चीज, सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने वर्ब होते हैं। यहाँ पे डेनियल के लिए आपका वाज का यूज हो गया, तो जजेस के लिए क्या यूज होगा? तो हैव का यूज होगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप मीनिंग के अकॉर्डिंग, अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हो। आइए इसको सॉल्व करते हैं। डेनियल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जज। क्या था? डेनियल जो है क्या था? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जज। ग्रेटेस्ट जजों में से क्या था? एक था। ग्रेटेस्ट जजों में से, महानतम जजों में से क्या था? एक था। कौन? डेनियल। दैट हैव एवर लिव्ड, जो कभी रहे हैं। ठीक है, जो कभी रहे हैं, महान जज जो रहे हैं, डेनियल उनमें से एक था। तो इसी जज के बारे में तो कहा गया है जो कभी जज रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है सी इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब, नो एरर। इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, पार्ट डी, नो एरर। देखिए हमेशा एरर नहीं होता है, कभी कभी नो एरर भी होता है। एक्चुअली जिस दिन आप जो है नो एरर ढूंढ लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि सेंटेंस में नो एरर है और वो आपका करेक्ट हो गया है, इसका मतलब है कि क्या, कि आपकी ग्रामर पे कमांड जो है, होल्डिंग जो है क्या है, अच्छी बन रही है या अच्छी हो गई है। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस आप लगातार करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नो एरर है। एक एक चीज़ को देखते हैं। पहली चीज़ है यहाँ पे सी इज कैपेबल, मतलब वह क्या है? क्षमतावान। ठीक है, ये सी इज कैपेबल एज ए एडजेक्टिव हुआ है, इसके बारे में बताया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सी के साथ जो वर्ब आया है इज आया है, ये क्लियर हो गया। ऑफ है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है।
ऑफ का बाद ये भी सही है, जो आपके साथ दिस लगा हुआ है। तो इसका मतलब इस पार्ट में आपका कोई एरर नहीं है, ठीक है। सी इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब, वो क्या करने में कैपेबल है, सामर्थ्य है, ठीक है, क्षमता उसके पास है, डूइंग दिस जॉब, इस जॉब को करने की क्षमता उसके पास है, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है दैट द प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड इज टू वेरी क्लियर, नो एरर। इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है इसमें। प्यारे तो सब हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए हैं। मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग इसके द्वारा, जो मेरी मेहनत है इसके द्वारा आप लोग क्या हो, लाभान्वित हों, और आप क्या करें, इसको नोट कीजिए, कंपाइल कीजिए, जो एग्जामिनेशन में आपको पक्का बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो एरर है वहाँ पे है पार्ट सी में है। पार्ट सी में क्या एरर है? पहली चीज़, पार्ट सी में एक एक चीज़ को देखते हैं। पहली चीज़ है आपका यहाँ पे टू और वेरी का यूज़ एक साथ नहीं होता है। टू का और वेरी का यूज़ एक साथ आपका नहीं होता है, ठीक है। टू और वेरी का एक साथ यूज़ नहीं होता है, पहली चीज़ है। अब यूज किसका होगा? यूज यहाँ पे टू और वेरी का एक साथ यूज़ नहीं होता है, तो यूज किसका होगा? पहली चीज़ है जो टू की मीनिंग होती है मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड। और वेरी का मतलब होता है अधिक, ग्रेट एक्सटेंट। ग्रेट एक्सटेंट मतलब होता है बहुत, होता है बहुत। और इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, ठीक है। आवश्यकता से अधिक जब कोई चीज़ें हो जाती हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, हानिकारक हो जाती हैं, ठीक है। और बहुत, ठीक है ना, आवश्यकता से अधिक, बहुत होना ठीक है, आवश्यकता से अधिक होना क्या होता है, खराब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, ठीक। आवश्यकता, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि टू अपने साथ जो लेता है वो लेता है अनप्लीजेंट, यस ENT, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव लेता है आपका। और वेरी क्या लेता है आपका, प्लीजेंट एडजेक्टिव लेता है। ये जो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट क्या होता है? प्लीजेंट मतलब क्या होता है? प्लीजेंट मतलब क्या होता है? जो आपको क्या करे, जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपको लिए आनंदित करे, जिसको देख के आपको प्रसन्नता हो, उसको बोलते हैं प्लीजेंट। और जिसको देख के आपको कष्ट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अनप्लीजेंट। जैसे बैड आपका हो गया, बैड आपका अनप्लीजेंट हो गया, ठीक है। गुड क्या हो गया आपका, प्लीजेंट हो गया, ठीक है। तो टू का जो यूज़ होता है वो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है, और वेरी का जो यूज़ होता है वो किसके साथ होता है, प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है। तो अब जरा आगे जब देखिए आप, ये जो क्लियर है, ये क्लियर कैसा है? ये क्लियर जो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, क्लियर, वो प्लीजेंट है कि अनप्लीजेंट है? स्पष्ट, स्पष्ट जो है, क्लियर को बोलते हैं स्पष्ट। स्पष्ट नो डाउट प्लीजेंट में आएगा। स्पष्ट कोई चीज़ें हैं तो अच्छी हैं, तो ये जो है प्लीजेंट में आएगा। इसलिए यहाँ पे टू का यूज़ ना होके सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, वेरी का यूज़ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हो गया दैट द प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो समझ में आया है, निकला क्या निकला? टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक। वेरी का मतलब होता है टू ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, बहुत। टू का यूज होता है अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के रूप में, और वेरी का यूज होता है आपका प्लीजेंट एडजेक्टिव के रूप में। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज़, यहाँ पे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती होगी लोगों को, ठीक है। ये सोच रहे होंगे दैट से पहले कैसे स्टार्ट हो गया। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे, आप भ्रमित ना हो, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते थे, द प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड दैट इज़ वेरी क्लियर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। तो द प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड दैट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है, क्योंकि इस प्रपोजल के बारे में ही किया गया है। ये एक्टिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है। प्रपोजल को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। विल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, तो प्रपोजल को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। और यही प्रपोजल क्या है, वो बहुत क्या है,
ये इसी प्रपोजल के बारे में, यह प्रपोजल क्या है, बहुत स्पष्ट है, इस रिजेक्ट किया जाएगा, यह बहुत स्पष्ट है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में बात किया गया है। इसका मतलब है कि द प्रपोजल रिजेक्टेड दैट इज वेरी क्लियर, जो कि क्या है, बहुत ही क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ प्रपोजल को रिजेक्ट किया जाएगा जो कि बहुत ही स्पष्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और नोट करने वाली बात है, अब देखिए जरा आपके पास 4 क्वेश्चन है और 4 कॉन्सेप्ट निकल के आपके सामने आए हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपका निकल गया क्वेश्चन टैग से, सेकंड निकल गया रिलेटिव प्रोनाउन से, और थर्ड तो खैर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया यहाँ पे, ठीक है। और फोर्थ आपका निकल के आ गया एडजेक्टिव से निकल के आ गया, सॉरी एडवर्ब से आपका निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एडवर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, सॉरी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो ये जो है आपका एडवर्ब से आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके निकल के आ गए, इतने कॉन्सेप्ट निकल के आ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बिगेस्ट प्रॉब्लम कॉन्फ्रंटिंग देम इज द लैक ऑफ टाइम, नो एरर। इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो एरर है वो इसके पार्ट ए में है, यहाँ पे आपका ए की जगह पे द का यूज़ होगा। द का यूज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे है सुपरलेटिव डिग्री, ईएसटी लगा हुआ है, ईएसटी लगा हुआ है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल आप द का यूज़ करते हो, इसलिए यहाँ पे आप क्या करोगे, आर्टिकल द का यूज़ करोगे। ये देखिए ये जो रूल है वो आर्टिकल से निकल के सामने आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है बिगेस्ट प्रॉब्लम, मतलब क्या है, सबसे बड़ी समस्या। सबसे बड़ी समस्या तो सुपरलेटिव डिग्री में ही आएगी। तो सबसे बड़ी समस्या कन्फ्रंटिंग देम, ठीक है, जिसका सामना करता है वो क्या है, इज लैक ऑफ टाइम, सब समय की कमी, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या उसके पास क्या है, जिसका सामना करता है वो क्या है, वो लैक ऑफ टाइम है, वो समय की कमी है, ठीक है। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया, जो कॉन्सेप्ट निकल के आया, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ही इज जूनियर देन द टीम लीडर बाई ओनली अ फ्यू मंथ्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे किस पार्ट में रहा है आपका, फाइंड आउट करें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो एरर है वो पार्ट बी में है, चैप्टर एडजेक्टिव से है। पहली चीज़ है कंपैरिजन के लिए नॉर्मली आप जो है देन का यूज़ करोगे, कंपैरिजन के लिए आप नॉर्मली किसका यूज़ करोगे, देन का यूज़ किया, यहाँ भी देन का यूज़ करोगे। यहाँ पे भी कंपेयर ही किया गया है, ही की कंपेयर किया गया है, टीम लीडर से किया गया है, कंपेयर ही किया गया है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको बोलते हैं लैटिन अमेरिकन वर्ड, और जिनके लास्ट में लगभग ओ आर आता है। ट्रिक याद कीजिए कि जिनके लास्ट में लगभग क्या आता है, ओ आर आता है, ओ आर, ये लैटिन अमेरिकन वर्ड हैं, ठीक है। तो इनके बाद देन का प्रयोग न होके टू का प्रयोग होता है। मैं इनको लिख दे रहा हूँ, आप इसको बहुत प्यार से अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीफर, प्रीफरेबल। क्या लिखा है, सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीफर या प्रेफरेबल, ठीक है। अब देखिए इनके लास्ट में ओ आर, ओ आर, ओ आर, ओ आर, ओ आर, ओ आर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा लैटिन अमेरिकन वर्ड है, लगभग जिनके वर्ड के मतलब लास्ट लेटर्स जो है किससे होते हैं स्टार्ट, मतलब एंडिंग जो होता है ओ आर से होता है,
तो वहाँ पे आपको कंपेरिजन करने के लिए देन का यूज़ ना करके टू का यूज़ करोगे। आप पढ़ोगे ही इज जूनियर टू द टीम लीडर, ही इज सीनियर टू द टीम लीडर, इस तरीके से बोलोगे आप, ठीक है। और प्रीफर और प्रीफरेबल, इसको आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इससे प्रीफर और प्रीफरेबल लगा के देन का यूज़ करके आपको क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो आप प्रीफर और प्रीफरेबल के बाद क्या यूज़ करोगे, टू का यूज़ करोगे, ठीक है। इन वर्डों का मैं नोट किया। तो ही इज जूनियर टू द टीम लीडर, क्या है वो जो टीम लीडर से क्या है, जूनियर है, बाई ओनली अ फ्यू मंथ, कितने कुछ ही, केवल कुछ ही महीनों से क्या है वो छोटा है अपने टीम लीडर से, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ही हैज़ बीन प्रोहिबिटिंग मी फॉर बोरोइंग मनी, ठीक है। ही हैज़ बीन प्रोहिबिटिंग मी फॉर बोरोइंग मनी, इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें, किस पार्ट में एरर है, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे जो एरर है। देखिए यहाँ पे देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में तो आप बिल्कुल जो आप रटे हो अभी तक जो आपने एकेडमिक क्लासेस में पढ़े थे उसके हिसाब से तो बिल्कुल सही लग रहा है। कैसे आप कहोगे, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि हैव है, हैव हैज़ है, हैव हैज़ के साथ बीन का यूज़ होता है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है, फिर सिंस फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये तो सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, लेकिन गलत है, वो आप भूल जाइए उस कॉन्सेप्ट को। जो पढ़े थे वो एक बेस था। अब पढ़िए, आप इस ग्रामर को पढ़िए एक नए तरीके से, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहली बात है, मैं कुछ वर्ड लिख देता हूँ, वो अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, फॉर की जगह पे ये बी होगा, फॉर की जगह पे क्या लेते हैं, फ्रॉम लेते हैं। जैसे प्रोहिबिट क्या लेता है अपने साथ, फ्रॉम लेता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उन वर्डों को राइट डाउन कर दे रहा हूँ, आप इन्हें नोट कर लो। BIT प्रोहिबिट, प्रिवेंट, STAIN abstain, refrain, debar, escape, deviate, digress, etc. ये वर्ड अपने साथ क्या लेते हैं, एसेट्रा। ये वर्ड अपने साथ क्या, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, एब्सटेन, रिफ्रेन, डिबार, एस्केप, डिविएट, डिग्रेस, एसेट्रा, ठीक है। ये वर्ड्स अपने साथ, ये वर्ब अपने साथ क्या लेते हैं, प्रेपोजिशन फ्रॉम लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल गया प्रोहिबिट मिल गया, ठीक है। प्रोहिबिट रहे या प्रोवेटिंग रहे, प्रिवेंट रहे या प्रिवेंटिंग रहे, कोई इशू नहीं है, बेस फॉर्म यही है इसकी, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला, फॉर नहीं प्रीपोजिशन, फ्रॉम होगा, ठीक है। क्लियर, इन वर्ड के साथ फ्रॉम का यूज़ करोगे फॉर की जगह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम हो गया, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे एक दिक्कत और आई। अब आपके दिमाग में आया कि अब तो ये हमेशा सिंस फॉर का यूज़ होता है, यहाँ फ्रॉम यूज़ हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्रॉम का यूज़ कहाँ होगा। अब इसके मीनिंग पे जाइए कि कहता क्या है। ये कह रहा है दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी, वो मुझे क्या करते रहे हैं, प्रोहिबिटिंग मी मतलब मुझे रोकते रहे हैं, बोरोइंग मनी मतलब पैसा उधार लेने से वे मुझे क्या करते हैं, रोकते रहे हैं। मतलब रोकते रहे हैं मतलब क्या, कि कोई काम पास्ट से शुरू हुआ, मतलब पास्ट में भी रोक रहा था और आज भी रोक रहा है। तो जब कोई काम पास्ट से शुरू होता है और आज भी चलता है, ऐसे ही समय के लिए तो हम यूज़ करते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो बस सेंस के हिसाब से मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज़ किया, इसलिए सेंस फॉर का कॉन्सेप्ट भूल जाइए, अर्थ सेंस में जाइए, फंक्शनल ग्रामर है उसके हिसाब से आप पढ़िए, ठीक है। फिलहाल जो ये कॉन्सेप्ट आया आपके सामने क्या आया, इन सारे वर्ब के बाद
प्रोबेट, प्रिवेंट, एब्सटेन, रिफ्रेन, डिबार, एस्केप, डिविएट, डिग्रेस, इनके बाद आप क्या करोगे, फ्रॉम का प्रयोग करोगे। ठीक है, गॉट इट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, नो एरर। ठीक है, यहाँ पे आपका जो एरर है वो इसके पार्ट बी में है। देखिए ये बहुत ही ईजी है, अगर थोड़ी सी समझ होगी इसको आप कर लोगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्या पार्ट ए में ट्राइड है, इसका मतलब है क्या, पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, आप फिर आओगे पार्ट बी में, यहाँ देखोगे हैज़, तो हैज़ कहीं न कहीं तो प्रेजेंट को तो इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट हो गया। अब आगे गए, हिज वर्ड वर नॉट ऑडिबल। अब वर्ड किसका है, वर, वर जो आप समझ रहे हो पास्ट में यूज होता है, तो यहाँ पे पास्ट, यहाँ पे पास्ट, तो यहाँ पे प्रेजेंट कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्लियर होना चाहिए, जब आगे पास्ट और पीछे पास्ट तो बीच में भी पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे पास्ट तो होना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया कि पार्ट बी में एरर है, और आपको ये इतनी समझ आपको 1 नंबर दिला देगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन अब यहाँ अब इशू ये आया, अगर यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे सही क्या है और कैसे क्यों सही है। पहली चीज़ है, अब दिमाग में पास्ट होगा तो कुछ लोग कहेंगे व्हाट हैपेंड भी तो कह सकते हो, हैपेंड भी, हैपेन का हैपेंड कर दोगे पास्ट हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है हैज हैड हैपेंड कर दो, तो यहाँ पे दोनों में होगा क्या, 2 इशू बना, एक बना आपका क्या हैड हैपेंड कर दो, एक इशू हुआ आपका हैड हैपेंड कर दो, एक हुआ सिर्फ यहाँ पे क्या कर दो, हैपेंड कर दो। V2 जैसे यहाँ पे भी V2 किया है, यहाँ पे भी V2 कर दो। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे दोनों में से एग्जैक्ट होगा क्या, इसमें तो दोनों में से इसमें से होगा क्या। अब यहाँ पे रूल जो कॉन्सेप्ट निकल के आ गया क्या, जब 2 पास्ट की घटना की बात की जाए, ठीक है, 2 घटनाओं का जिक्र हो जो पास्ट में हुई हो, उसमें से जो घटना पहले हुई हो, जो घटना क्या हुई हो, पहले हुई हो, उसमें आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हो। किसका करते हो, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हो। और जो घटना बाद में हुई हो उसमें किसका यूज़ करते हो, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हो। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट V2। ठीक है, सब्जेक्ट V2 है, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैड प्लस V3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो पहले घटना हुई है उसमें पास्ट परफेक्ट का, जो बाद में हुई है वो पास्ट इंडेफिनिट का। आइए देखिए यहाँ समझते हैं पहले घटना कौन सी घटी है। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, मतलब विक्टिम ने क्या किया, ट्राइड किया, मतलब कोशिश किया, क्या किया, बताने का, हमें बताने का क्या किया, कोशिश किया। व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ था, कि क्या हुआ था। तो भाई क्या हुआ था, पहले हुआ होगा ना, तब ने उसने बताने का प्रयास किया। ये पहले हुआ होगा, पहले हुआ होगा तब ने उसने बताने का प्रयास किया। तो पहले जो घटना हुई है, ये पहले घटना हुई है, तो पहले जो घटना हुई उसका मैंने क्या बोला, पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हैज के जगह पे आप हैड कर दो, और V3 है ही, इसका सब्जेक्ट कौन है, विक्टिम है, विक्टिम है, वाट से कनेक्ट किया गया है, आपका सब्जेक्ट आपका विक्टिम हो गया। हेड यहाँ पे है ही, हैपेंड कर दो, पास्ट परफेक्ट हो गया। अब आपका सीक्वेंस आपका सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, विक्टिम ने क्या किया, प्रयास किया हमें बताने का। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, उसके साथ मतलब क्या हुआ था, बट हिज वर्ड वर नॉट ऑडिएबल, लेकिन उसके जो शब्द थे वो सुनने योग्य नहीं थे। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। बस मैं आपसे इतना आग्रह करता हूँ, इस लॉकडाउन में आप एकदम अकर्मण्य आप मत होइए, आराम से आप घर पे पड़े रहिए। ये आपके लिए बहुत ही उचित समय है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने का, जारी रखने का। एक्चुअली होता क्या है, सब लोग इस चक्कर में जो सामान्य सोच के होते हैं, सब दुनिया सो रही है, कुछ काम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसको छोड़िए, जो आपके सामने है उसको पूरे लगन से, जिस काम में है उसको आप डूब के कीजिए। और जिस दिन अपॉर्चुनिटी, देखिए बार बार नहीं आती है आपके सामने, जब भी अपॉर्चुनिटी आए, वैकेंसी तो आएंगी ही आएंगी, ऐसा नहीं है वैकेंसी क्लोज होंगी। अभी देखिए वैकेंसी क्लोज आप कैसे कह सकते हैं, एसएससी ने अभी CPO-SI का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है, तो वैकेंसीज आई हैं, तो वैकेंसीज तो आएंगी। हाँ, ये हो सकता है
चूँकि हाँ थोड़ा पूरा देश जो है इस समय संकट की घड़ी से गुजर रहा है, हम लोग भी फेस कर रहे हैं, समस्याएं हमारे पास हैं, वैकेंसी आने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं आएगा, आएगा। इस बीच में क्या कीजिए, अपनी तैयारी को इतना मतलब अच्छे से तैयारी कीजिए कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले वो मिस ना हो, उसको आप जैसे अपॉर्चुनिटी मिले उसको आप क्रैक कीजिए और जो आपका स्थान है आप वहाँ पे जाइए। ठीक है, तो बस आज का विचार यही है कि आप बस मेहनत कीजिए और मेरा जो मेहनत है उसको मेरे साथ जो है लगे रहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा उठाइए और मेरे मेहनत को आप व्यर्थ मत जाने दें और उसका उपयोग करें। ठीक है, तो बस अब इसके साथ अब इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ में फिर स्पॉटिंग एरर्स या कुछ और नया चीज़ जैसे हो गया पैसेज वैसेज हो गया, कुछ भी मतलब हम कुछ न कुछ लाते रहेंगे, एकदम प्रैक्टिकल काम करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।